बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपके? ठीक है जी। मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल साइंस फेडरल बोर्ड की। ये पंजाब बोर्ड की बुक नहीं है, ये फेडरल बोर्ड की है। ये इस्लामाबाद बोर्ड वाले जो बच्चे हैं ये बस वही करेंगे। तो इनकी 3 वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं और आज चौथा चैप्टर हम इसका करने जा रहे हैं। ये नेशनल बुक फाउंडेशन आप गौर से देखते हैं। ये जी फेडरल बुक जो है ना, बुक बोर्ड जो है ये उनकी किताब है फेडरल बोर्ड की। तो ये वही बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे इसको ना देखें। तो सबसे पहले हमारे पास इसके आ जाते हैं जी चैप्टर्स आपको अगर दिखाएं तो 10 क्लास में कौन कौन से करने हैं आपने। ये जिसके ऊपर टिक लगी हुई है साथ 10 क्लास भी लिखा हुआ है, ये वाले आपने करने हैं क्लास 10 में। पहले नंबर पे आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, उसके बाद 6 और फिर 9 के सॉरी 9 नहीं है 8 के बाद फिर आप लोगों ने करना है जी 10 और 11। ये 6 चैप्टर जो है वो आपने 10 क्लास में करने हैं। तो तीसरा, चौथा और 6वां चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बढ़ के रवां चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 को हम शुरू करते हैं जो आज ही जी चैप्टर नंबर 8 पर। ये 7 आ गया और ये 8 आ गया। सारे जो इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो बुक वाले हैं वो निशाना लगा दिए गए हैं। इसके बाद ना एक वीडियो इंशाल्लाह मैं और अपलोड कर दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बुक के ऊपर ही मार्क करवा दूंगा ताकि आप बुक से इसको अच्छे से याद कर लें। तो सबसे पहले जी जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के वो करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लें आप, 8वां चैप्टर है बढ़ के रवां बिजली और पेज नंबर है 112 हमारे पास। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, ये सारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सारे पास पेपर से आपके लिए गए हैं। तो बड़के रूह से क्या मुराद है, बड़की रूह को किस तरह मापा जाता है। अब आप एक चीज़ बस गौर से सुन लें कि हर चैप्टर में से ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कोई भी पेपर उठा कर देख लेंगे तो हर चैप्टर में से 3 आपको आ रहे हैं। तो आपने ये ज़रूर हर चैप्टर शॉर्ट के लिए आपने सारी बुक तैयार करनी है। तो सबसे पहले जी बड़की रूह से क्या मुराद है, बड़की रूह को किस तरह मापा जाता है। तो इसका जवाब होगा जी बड़की रूह की तारीफ यूँ की जा सकती है कि ये बड़की बार की फ़ी सेकंड वो मकदार है जो किसी मुकाम से गुज़रती है। ये जी बड़की रूह की तारीफ हो गई। उसके अलावा इसको मापने के लिए क्या यूज़ होता है जी, ये है बड़की रूह को मापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे एम मीटर कहते हैं। ये आपने सवाल ऊपर ही लिख लेना है ताकि आपको सवाल में बाद में मसला ना होगा इसका सवाल क्या बनता है। अब वोल्टेज वाला आ गया हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। वोल्टेज से क्या मुराद है, इसे कैसे मापा जाता है। तो ये है जिसकी तारीफ मुतलका बड़की रूह बड़की ज़रिया एक बड़की चार्ज को जिस कदर बड़की तवानाई बहम पहुँचाता है वो इसकी वोल्टेज कहलाती है। अगर कई सेल मुतवातर सिलसिले में मुंसलिक हो तो वो ज़्यादा वोल्टेज मुहैया करेंगे। उसके बाद इसको मापा किस में जाता है, ये है जी वोल्टेज को वोल्ट मीटर के ज़रिए मापते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, मज़ाहमत किसे कहते हैं या बरकी मज़ाहमत से क्या मुराद है। अगर ये दोनों तरह से पूछ रहे तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं हो, इसका आंसर यही होगा मज़ाहमत। हर चीज़ में करंट बड़की रूह गुजारने की सलाहियत नहीं होती। कोई चीज़ बड़की रूह के गुजरने में जिस कदर रुकावट डालता है वो इसकी कुव्वत मज़ाहमत कहलाती है। इनके इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इनके चार्ज के या करंट के बहाव में जो रुकावट होती है ना उसको मज़ाहमत कहते हैं। इनके आपको वैसे ही भी पता है कि करंट जो है ना हर चीज़ में से नहीं गुज़र सकती। तो जिन चीज़ों में से गुज़रती है उनके अंदर भी कुछ ना कुछ जो है ना मज़ाहमत ज़रूर होती है। तो करंट के गुज़रने में जो करंट को मुश्किल पेश आती है उसको मज़ाहमत कह लें आप। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 116 पे आ गए हम। ओहम का कानून बयान करें। पहले गलती से ये मैंने नीचे वाला लगा दिया था, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ऊपर से करना है आपने यहाँ से। ओहम के कानून के मुताबिक किसी मूसल में से गुजरने वाले करंट की मकदार इसमें मौजूद वोल्टेज के रास मुतनासिब होता है। देखें किसी मूसल चीज़ वो होती है जिसमें से करंट गुजरती है।
गुजरने वाला करंट की मकदार इसमें वोल्टेज के रास मुतनासिब होता है। इसका मतलब ये होगा कि जितनी ज़्यादा करंट गुजरेगी उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। रास मुतनासिब का मतलब यही होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, तो एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। तो जितनी वोल्टेज कम होगी उतना जितनी करंट कम होगी उतना वोल्टेज भी कम हो जाएगा। ये ओहम का कानून है, बशर्त के दर्जा हरारत और सर्किट की दीगर कैफियत में कोई तब्दीली ना हो, यानी कि बाकी चीज़ें वैसी रहें। और रियाजी की ज़बान में करंट आई वोल्टेज वी के रास मुतनासिब है। करंट को आई उसने रखा हुआ है, वोल्टेज को वी रखा हुआ है, यानी लिखा हुआ है आगे आई, ये जो साइन बना हुआ है ये वाला हमारे पास ये है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, यानी कि आई रास मुतनासिब है वी के। उसके बाद उसने इसको इस इक्वेशन में चेंज कर दिया, वी इज इक्वल आई आर। तो आर जो है इसमें कांस्टेंट यूज़ किया है उसने, जबकि आर एक मुस्तकिल मकदार है। मुस्तकिल और कांस्टेंट एक ही चीज़ होती है जो मुस्तकिल की मज़ाहमत को ज़ाहिर करता है। उसके बाद ये मज़ाहमत की इकाई ओहम है, ये भी आपने याद रख लेना है। जो मज़ाहमत है उसकी इकाई क्या होती है, ओहम होती है। उसके बाद आने जी स्विच। अगला सवाल है हमारे पास, बरकी सर्किट में स्विच की अहमियत बयान करें। तो स्विच देखें, स्विच किसी सर्किट का अहम हिस्सा होता है जिसकी मदद से सर्किट मुकम्मल होता है या इसे मुनक़ता किया जा सकता है। स्विचेज आपके आम घरों में लगे होंगे। इसकी कई किस्में और शक्लें हो सकती हैं। इनके फ़ायदों या ज़ायद टर्मिनल हो सकते हैं। तजुर्बागाह में मौजूद स्विच खला में प्लग की डालने से सर्किट मुकम्मल हो जाता है, यानी कि आप जो स्विच बना होता है उसके अंदर दो सुराख होते हैं ना, उसके अंदर प्लग की डालते हैं तो वो करंट आना शुरू हो जाती है, यानी कि सर्किट उसमें मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद जी मज़ाहम वाला जो टॉपिक है इसके अंदर है मुस्तकिल मज़ाहम। मज़ाहम की दो किस्में हैं, एक ये देखिए मुस्तकिल मज़ाहम और मुतगय्यर मज़ाहम। फ़िलहाल जो पेपर में आई थी वो आई थी मुस्तकिल मज़ाहम से क्या मुराद है। मुस्तकिल मज़ाहम यानी कि फ़िक्स रजिस्टेंस मुख्तलिफ़ नौइयत के मुस्तकिल मज़ाहम सर्किट में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें कार्बन के मज़ाहम, तार की वाइंडिंग वाले मज़ाहम और धाती ऑक्साइड के मज़ाहम शामिल हैं। इसकी मकदार ओहम के एक हिस्सा से लेकर कई मेगा ओहम तक हो सकती है। उसके बाद जी कैपेसिटर से क्या मुराद है, इसकी इकसाम के नाम तहरीर करें। इंतहाई इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये वाला आपका कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है। कैपेसिटर के नाम और इसकी इकसाम बतानी है, फिर आगे कैपेसिटर के इस्तेमालात भी वो पूछ लेता है। तो देखिए कैपेसिटर की तारीफ़ करनी है, चार्ज ज़हीरा करने के आला को कैपेसिटर कहते हैं। बस ये इसका हो गया। और कैपेसिटर की कितनी किस्में हैं जी, कैपेसिटर की ये दो किस्म के होते हैं, मुस्तकिल कैपेसिटर और तगय्युर पज़ीर कैपेसिटर। ये इसका आ गया अलग सा सवाल आ गया हमारे पास, कैपेसिटर का इस्तेमाल बयान करें। तो कैपेसिटर तकरीबन तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात मसलन रेडियो, टेलीविज़न, एम्पलीफायर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर के इस्तेमाल के साथ कैपेसिटर की तारीफ़ भी आपने करनी होती है, ठीक है, वो सवाल में पूछ लेता है और इस्तेमाल भी साथ पूछ लेता है। तो ये हमारे पास हो गया। अगले पेज पे चलते हैं, 118 पेज पे आ रहे हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन में मिलता है इस पेज पे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर नोट लिखें। तो आपने बिजली के खंभों पर या इनके आसपास लगे ट्रांसफार्मर देखे होंगे जहां से हम अपने बिजली के आलात को चलाने के लिए बड़की तवानाई हासिल करते हैं। इन्हें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये 11,000 वोल्ट AC को 220 वोल्ट AC में तब्दील करते हैं, यानी कि ये जो हमारी बिजली है ना, ऊपर जो मेन तार आ रही होती है उसके अंदर 11,000 वोल्ट की बिजली होती है, तो वो उस बिजली को कम करके आगे घरों में सप्लाई करने में मदद करते हैं। तो ये स्टेप डाउन होते हैं, मतलब कि ये वोल्टेज को कम करते हैं। एक स्टेप अप भी है। स्टेप अप जो है ना, मैंने इधर आपकी बुक में कहीं देखा नहीं, उसकी डेफिनेशन कोई प्रॉपर मुझे मिली नहीं है। तो स्टेप अप अगर आपको किसी बुक से मिल जाए या हेल्प बुक आपके पास होगी वहाँ पे होगा तो वो भी आपने याद कर लेना। स्टेप अप और स्टेप डाउन का डिफरेंस एक सवाल में आया था। उसके बाद डायरेक्ट करंट की तारीफ़ करनी है और अल्टरनेटिंग दोनों उसने पूछी हुई है। तो डायरेक्ट करंट क्या होती है, सबसे पहले हम ये करते हैं DC से क्या मुराद है।
बड़की तवानाई सेल और डायनमो और जनरेटर से हासिल होती है। बड़की रोमा दो किस्म की है, ये डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। डायरेक्ट करंट के लिए सेल, बैटरियाँ और डायनमो इस्तेमाल होती हैं। डायरेक्ट करंट के टर्मिनलों पर प्लस और माइनस के निशानात बने होते हैं। प्लस या मस्बत निशान सुर्ख रंग में होता है और मनफी माइनस का निशान स्याह रंग में। उसके बाद दूसरा देखें, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। जब कोई डीसी महज तवानाई सर्किट से मुंसलिक होता है तो करंट मस्बत निशान से मनफी निशान की तरफ दौड़ने लगता है। जनरेटरों से हासिल होने वाली बिजली को अल्टरनेटिंग करंट या एसी कहा जाता है। जब एसी को किसी सर्किट से मुंसलिक किया जाता है तो करंट का बहाव मसलसल अपना रुख बदलता रहता है। जिस रफ्तार से करंट अपना रुख बदलती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये है जी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अगर इसकी मैं आपको जो पंजाब बोर्ड पे बुक है ना, वहाँ पर बहुत आसान डेफिनेशन दी हुई है। तो डायरेक्ट करंट वो होता है जो अपनी सिमत तब्दील नहीं करता और एक ही सिमत में चलता रहता है, इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट से मुराद ऐसा करंट है जो बार बार अपनी सिमत तब्दील करता है, एक ही सिमत में नहीं चलता, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसमें बस इतनी सी दी हुई है उसमें, तो ये भी आप इसमें शामिल कर लेंगे एक एक लाइन तो और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आ जाए जी आप 119 पेज पे, ख़राब इंसुलेशन कैसे नुकसानदेह हो सकती हैं। इंसुलेशन कहते हैं जो तार, बिजली की तार के ऊपर जो रबड़ चढ़ी होती है ना, रबड़ का कवर चढ़ा होता है, उसको इंसुलेशन कहते हैं। तो बड़की तारों पर गैर मूसल प्लास्टिक की तह चढ़ी होती है जिसे तार की इंसुलेशन कहते हैं। अगर कहीं से इंसुलेशन ख़राब हो चुकी हो तो नंगी तारें एक दूसरी को छू सकती हैं, जो शॉर्ट सर्किटिंग का बायस बनता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब कम ज़हमत और बहुत ज़्यादा करंट का गुजरना। इससे तारें जल्द ही बहुत ज़्यादा गर्म होकर आग पकड़ लेती हैं। अगर ऐसी नंगी तार को कोई इंसान या जानवर छू ले तो इससे बड़की झटका लग सकता है। नहीं जी, ये हो गया, ठीक है जी, सिंपल सही है, बस इसको आपने याद कर लेना। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमारे पास आ गया जी, बड़की सर्किट में फ्यूज़ क्यों लगाए जाते हैं। ये देखिए फ्यूज़ में से कितने सवाल आपको आए हुए हैं, तीन शॉर्ट क्वेश्चन। फ्यूज़ क्या है, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज कौन सी हैं, या फ्यूज़ की मुख्तलिफ कैटेगरीज कौन सी हैं। खाली कैटेगरीज पूछ सकता है, फ्यूज़ की तरीफ पूछ सकता है, और सर्किट में फ्यूज़ क्यों लगाए जाते हैं। पूरा पैरा ये कर लेना आप याद, क्योंकि ये लॉन्ग में भी है। तो सबसे पहले देखिए आप, जब तार में से बड़की रूह गुजरती है तो वो गर्म हो जाती है। अगर करंट बहुत ज़्यादा हो तो तारें गर्म होकर बराबर पिघल आग पकड़ लेती हैं। इस सूरत हाल से बचने के लिए सर्किट में फ्यूज़ लगाए जाते हैं। फ्यूज़ अक्सर घरों में लगे होते हैं। अगर ज़्यादा करंट आए ना तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है और घर की बिजली बंद हो जाती है, जिससे नुकसान नहीं होता। अब फ्यूज़ क्या है, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज कौन सी हैं। फ्यूज़ एक बारीक और नाजुक तार होती है, इसलिए जो ही करंट मतलूबा हाथ से बढ़ता है तो वो नाजुक तार पिघल जाती है और सर्किट टूट जाता है। सर्किट नामुकम्मल होने के बायस करंट रुक जाता है और नुकसान नहीं होने पाता। यानी कंज्यूमर यूनिट में लगे फ्यूज़ सर्किट से मुंसलिक आलात को नुकसान पहुंचने से महफूज रखते हैं। ठीक हो गया जी। ये बारीक सी तार लगती है घरों में, फ्यूज़ होता है जो, तो बिजली पीछे से ज़्यादा हो जाए तो ये तार पिघल जाती है और टूट जाती है, तो जिससे घर की बिजली बंद हो जाती है और चीज़ें ख़राब नहीं होती। उसके बाद फ्यूज़ की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ क्या हैं। फ्यूज़ को मुख्तलिफ कैटेगरियों में तकसीम किया जाता है। जिस कदर करंट वो सहार सकते हैं, मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, वैसे ही कैटेगरी में शुमार होते हैं। मसलन ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर वगैरह के होते हैं। बस ये इतनी इसकी किस्में हैं। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर क्या है, ये कैसे काम करता है। तो सर्किट ब्रेकर देखिए, जले हुए फ्यूज़ की जगह नया फ्यूज़ लगाना मुश्किल भी है और ख़तरनाक भी, ख़ुसूसन जब अंधेरा हो। इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए एक छोटा सा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आला इस्तेमाल होता है जिसे सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये वैसे तो फ्यूज़ ही का काम करता है, सिवाय इसके कि ये पिघलता नहीं है।
इसमें से जब ज़रूरत से ज़्यादा करंट गुजरता है तो ये ट्रिप हो जाता है, इनके खुद बहुत बंद हो जाता है। ये आपका लगा हुआ सर्किट ब्रेकर हर घर में लगे होते हैं और आर्जी तौर पर सर्किट मुनक़ता कर देता है। सर्किट ब्रेकर को दोबारा सेट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ले जी, सर्किट ब्रेकर वाला हो गया। उसके बाद अगले पेज पे आ रहे हैं जी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये क्या है? ये है जी एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जो इन्हें करंट लीक हो जो ही करंट लीक होता है या सर्किट में करंट की मकदार 30 एम यानी कि ए से एम्पियर से बढ़ जाती है तो वो स्विच खुदकार तरीके से पावर ऑफ कर देता है, यानी कि खुद वो बंद कर देता है। और अगर नाकस इक्विपमेंट सर्किट में लगा हो तो ये भी सर्किट को मुंतका कर देता है। तो इसको कहते हैं जी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, आखिरी पेज हमारे पास आ गया जी। ये गैल्वानोमीटर, एम मीटर और वोल्ट मीटर वाला है। तो गैल्वानोमीटर क्या है, पहले ये सारा कर लेंगे आप, ये लॉन्ग में भी आपका तैयार हो जाएगा। आपके पीछे लॉन्ग क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं वो बिल्कुल शॉर्ट जितने उसके आंसर हैं, तो इतने ज़्यादा दे के आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। वो आधे तो शॉर्ट हैं उसके अंदर। बड़की पैमाइश के बुनियादी आलात में सबसे अहम गैल्वानोमीटर है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला गैल्वानोमीटर मुतहरिक कॉइल गैल्वानोमीटर होता है। ये एक इनके ये यू या निसफ दायरे की शक्ल वाले मकनातीस के कुतुबैन के दरमियान एक पॉइंटर के साथ लगे कॉइल को सेट किया गया होता है। ये पॉइंटर एक पैमाने पर हरकत करता है। जब कोई कॉइल में से करंट गुजरता है तो ये कॉइल को घुमाता है। जिस कदर करंट की मकदार होगी इसी मुनासबत से पॉइंटर घूमता और असल जगह से हटता है। करंट ज़्यादा होगी तो ये इसका पॉइंटर जो है ना ये ज़्यादा बढ़ेगा, कम होगी तो ये कम होगा। ये गैल्वानोमीटर आपने अक्सर देखा होगा, दुकानों में पड़ा होता है। ये एक मामूली सा करंट भी पॉइंटर को हरकत देता है, इसलिए गैल्वानोमीटर महज करंट का सुराग लगाने या इसकी मामूली सी मकदार को मापने के काम भी आता है। उसके बाद जी एक और बड़ा अहम सवाल है आपका, यानी कि एक गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कैसे बदलते हैं। तो एम मीटर भी दर हकीकत गैल्वानोमीटर ही होता है। ये किसी सर्किट में से गुजरने वाले करंट को मापने का काम देता है। इसमें एक कम मकदार का मज़ाहम मुंसलिक कर दिया जाता है जो इसे गैल्वानोमीटर से एम मीटर में बदलता है। बस जी ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके सारे पूरे हो गए। अब जल्दी से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन लगा दूं, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पहले कर लेते हैं। चलें, फिल इन दी ब्लैंक्स तो पेपर में नहीं आती, लेकिन इनमें से एमसीक्यू तो आपको बन के आ जाते हैं। तो ये एक दफ़ा पढ़ ले। एम मीटर डैश को मापने के लिए इस्तेमाल होता है करंट को। मज़ाहम की इकाई डैश होती है ओहम। तांबा बिजली का अच्छा मूसल है, इनके इसमें से गुजरती है बिजली। और नंबर 4 ट्रांसफार्मर डैश में काम देता है। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, डैश में किस में काम देता है। ये वोल्टेज को कंट्रोल करने में या पता नहीं, इसका मुझे आंसर नहीं मिला बुक से। नंबर 5 पाकिस्तान में एसी की फ्रिक्वेंसी होती है जी 220, जिनके घरों में बिजली इस्तेमाल हो रही है वो 220 वाट की होती है। उसके बाद नंबर 6 है गैल्वानोमीटर में लगा एक मज़ाहम इसे डैश में बदलता है एम मीटर में। गलत दुरुस्त भी एक दफ़ा पढ़ ले, एमसीक्यू के हवाले से पढ़ने आपने, वैसे तो नहीं आते ये पेपर में। एम मीटर बड़की रो की वो मकदार है जो एक कूलम का बड़की चार्ज पैदा करती है। गलत है ये। हर मूसल मीडियम में कुछ ना कुछ मज़ाहम मौजूद होती है। बिल्कुल सही है। नंबर 3 कैपेसिटर दरअसल चार्ज को ज़हीरा करने वाला एक आला है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल के मुकाबले में ज़्यादा चक्कर टर्न्स होती हैं। बिल्कुल सही है। नंबर 5 ओहम का कानून किसी मूसल से गुजरती हुई बड़की रू और वोल्टेज के माबैन तल्लुक़ को इज़हार करता है। गलत है ये गलत है। उसके बाद एमसीक्यूज़ पे आ जाएँ। बड़की बाड़ की किस्में कितनी होती हैं? 2। एक यानी कि पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। बड़की बाड़ की इकाई क्या है जी? एम्पियर है। एम मीटर लिखा हुआ है, एम मीटर से उसको मापते हैं, लेकिन उसकी जो इकाई है वो एम्पियर है। करंट की यानी कि इकाई एम्पियर है, तो एम्पियर आपने करना है। इसने एम मीटर लिख दिया हुआ है। नंबर 3 2 वोल्ट के 2 बड़की खाने मुतवाज़ी सर्किट में जुड़े हैं।
इसमें मजमूई वोल्टेज क्या होगा, इनके 2 वोल्ट के हैं तो 2 जुड़े हैं तो मेरे ख्याल से 4 होगा। फ़िलहाल मुझे ये भी पक्का कंफर्म नहीं है, तो इसको भी आपने अगर बुक की है हेल्पिंग तो वहाँ से देख लीजिएगा। गलत करवाने से बेहतर है कि आप खुद इसको कर लें। नंबर 4, दर्ज झैल बयानात में कौन सा बयान गलत है? तो पहले ही था मज़ाहमत की इकाई ओहम है, जबकि मज़ाहमत की इकाई ओहम नहीं है। अच्छा, ये ना नंबर 4 वाला मैं समझ रहा था कौन सा बयान दुरुस्त है, तो मैंने फिर दुरुस्त पे लगाया हुआ है। दर्ज झैल बयान में से कौन सा गलत है? जो गलत है ना वो ये है, मज़ाहमत चार्ज को ज़ीरा करने का वाला है, जबकि मज़ाहमत जो है ना ये तो चार्ज के दरमियान रुकावट पैदा करता है ना, तो कैपेसिटर चार्ज को ज़ीरा करता है, तो इसलिए ये इसका बे वाला गलत है बयान। उसके बाद 1 वोल्ट मीटर वो गैल्वेनोमीटर है जिसमें बुलंद मज़ाहमत इसके मुतवाज़ी होती है। बस ये इसके MCQ हो गए। अब बड़की रो और इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ। इसकी नंबरिंग मैंने दूसरी तरह कर दी है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 14 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बड़की रो और इसकी इकाइयों की वजाहत करेंगे। तरतीब वाइज ही हम चलेंगे, जैसे जैसे पेज पहला चलाते जाएंगे हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा। देखिए ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से लेके ये लिखा हुआ है और अगले पेज पे ये डायग्राम के नीचे तक है। दूसरा देखिए बड़की मज़ाहमत से क्या मुराद है, तो बड़की मज़ाहमत ये अगले पेज पे आ गया। ये हमारे पास बड़की मज़ाहमत वाला सारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से लेके आपने अगले पेज पे यहाँ तक करना है। उसके बाद तीसरे पे आ जाए ओहम का कानून बयान करें, तो ओहम कानून इसके नीचे ही है। ये ओहम का कानून, इसके 9 नीचे सरगर्मियाँ भी हैं, ठीक है, एक सरगर्मी वो भी आपने याद कर लेनी है इसके साथ, और साथ ये सारा यहाँ तक ये सारा करना है आपने। नंबर 4, आप ओहम की क्या तारीफ़ करेंगे? आप देखना ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में नहीं आता वैसे, तो ओहम की तारीफ़ तो ये यहाँ से ही होती है ना। तो फ़िलहाल आपने तो तीसरा करना ही करना है। ऊपर से जब 4 वाला करेंगे ये वाला हिस्सा ना करेंगे आप, तो यहाँ से कर लीजिएगा, ये ओहम के कानून के मुताबिक यहाँ से लेके और यहाँ एंड तक ही कर लीजिएगा बेशक, ठीक है। ओहम के कानून भी इसके अंदर ही आ जाएगा और इसके ओहम की तारीफ़ भी आ जाएगी। नंबर 5 पे आ जाएँ, वाज़ा कीजिए कि कैपेसिटर क्या है। तो ये देखिए ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर बस आपने कैपेसिटर वाला टॉपिक ही करना है। एक ये है पैरा और 2 लाइनें आ गई हैं यहाँ तक, ये करना है बस आपने लॉन्ग 5 में। लॉन्ग 6 पे आ जाए, AC और DC में कैपेसिटर का रवैया क्या होता है। तो ये इसका अब नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला कैपेसिटर की एग्जाम के अंदर ना ये देखिए आपको AC DC नज़र आ रहा है ना, ये पूरा ही लॉन्ग क्वेश्चन 6 में आप कवर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या है और कैसे काम करता है, नंबर 7। तो नंबर 7 का आंसर ये है, ट्रांसफार्मर क्या है। ये सब पूरा टॉपिक आपने करना है ट्रांसफार्मर का, जहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे स्टेप डाउन तक। उसके बाद ही स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फ़र्क बयान करें। तो फ़िलहाल आपका 8वां क्वेश्चन बनता है, ये 2-2.5 लाइनें ही। स्टेप अप डाउन तो है इधर, लेकिन स्टेप अप नहीं है, तो अगर आपको कहीं से मिल गया तो वो इसके साथ शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद ही नंबर 9, बिजली के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ बाज़ ख़तरात की वज़ाहत करें। तो ये बिजली से मुंसलिक ख़तरात, ये लॉन्ग क्वेश्चन 9 का आंसर आ गया। यहाँ से ये पहली इसकी पैराग्राफ है, ख़राब इंसुलेशन, फिर ओवरलोडिंग, नमी की कैफियत, यहाँ तक 1 2 3 4 पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 10वां हमारे पास आ गया, बिजली के महफूज और मुहतात इस्तेमाल के लिए आप क्या तजावीज़ पेश करते हैं। तो ये बिजली का महफूज इस्तेमाल, सबसे पहले जी उसमें आप लगाएंगे मेन स्विच लगाएंगे, फिर उसके बाद ये फ्यूज़ लगेगा, फिर उसके बाद सर्किट ब्रेकर आएगा और अर्थ वायर आएगा और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये सारी चीज़ें ही आपने इसके अंदर करनी है इस लॉन्ग के अंदर। तो आपके आधे तो ये शॉर्ट में हो गए हुए हैं, बाकी फिर आपने इसमें शामिल कर लेना। एक और जी लॉन्ग क्वेश्चन है 11वां, बड़की सर्किट में फ्यूज़ क्यों लगाए जाते हैं। लो जी ये बड़की सर्किट में फ्यूज़ क्यों लगाए, ये तो उसी के अंदर आ गया, फ्यूज़ वाला पूरा टॉपिक आपने करना है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 12, गैल्वेनोमीटर कारकर्दगी वर्किंग वजाहत करें। गैल्वेनोमीटर आ गया, ये गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक पूरा आपने याद कर लेना। ये जहाँ तक भी गैल्वेनोमीटर है ना, लॉन्ग क्वेश्चन 12 लगा हुआ है, ये करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन 13 देखते हैं। हाँ, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन 13 है हमारे पास, ठीक है।
लॉन्ग क्वेश्चन 13 हमारे पास आ गया। ये इसको मैंने 14 लिख दिया हुआ है गलती से, ये 13 है। लॉन्ग क्वेश्चन 13 बस ये छोटा सा ही है। उसके बाद लास्ट रह गया है 14 हमारे पास। किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है? इसका जवाब हमारे पास ये है, बस इतना सा। तो लें बच्चों, ये हमारे पास जो है चैप्टर नंबर जो आपका था कौन सा, 8। चैप्टर 8 हमने पूरा कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है, इसको तैयार कर लेना पेपर के हवाले से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। आपके लिए अल्लाह हाफिज़।